हेलो स्टूडेंट्स, लिटरेचर के एक और लेसन में आपका स्वागत है। एंड इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी द वेरी फेमस पोएम रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, माय लास्ट डचेस. And first of all, in order to understand it better, we are going to study its summary and its introduction. So let's start. In your screen you can on the screen you can see there is a summary. I'm going to read it for you, and I'm going to explain the summary. First, after explaining summary, we will study the poem and analyze it line by line. Okay, let's start. ब्राउनिंग्स माई लास्ट डचेस इज़ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग. तो सबसे बड़ी बात है इस पोइम की ये है कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है. अब ये ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग का मतलब होता है जिसमें एक आदमी बोलता है. डायलॉग जो दो आदमियों के बीच में होता है. मोनोलॉग जिसमें एक ही आदमी बोलता है. तो एक आदमी का जो संवाद है वो हो गया मोनोलॉग. ड्रामेटिक मोनोलॉग वो होता है जिसमें सुनने वाला भी प्रेजेंट होता है. कई बार एक आदमी जो है वो अपने आप अकेला ही बोलता है तो हम उसको सोलिलोक्य बोलते हैं, अगर अकेला बोल रहा है. लेकिन अगर मोनोलॉग बोल रहा है और पास में कोई और भी खड़ा है तो वो हो जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग, सुनने वाला भी हो तो वो उसमें एक ड्रामा का एलिमेंट आ जाता है. तो ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, यानी इसमें स्पीकर बोलता है और उसको सुनने वाला भी एक आदमी खड़ा है, और स्पीकर ही बोलता है, दूसरा आदमी बिल्कुल भी नहीं बोलता है. ओके, which represent the Duke of Ferrara exhibiting the portrait of his former wife to the envoy of a nobleman whose daughter he proposed to marry. अब देखिए इसमें कौन खड़ा है सामने, बता दिया हमें. बोलने वाला है ड्यूक ऑफ फेरारा. फेरारा का ड्यूक है और वो एग्जिबिट कर रहा है, शो कर रहा है पोर्ट्रेट ऑफ हिज फॉर्मर वाइफ, अपनी पूर्व पत्नी का पोर्ट्रेट यानी चित्र. किसको? टू द इनवॉय ऑफ ए नोबल मैन. इनवॉय को, इनवॉय होता है दूत, और वो किसका दूत है? एक नोबल आदमी का है, यानी एक अच्छे खासे इंसान का है, एक रिच इंसान का है. नोबल आदमी होता है जिसकी समाज में कोई इज्जत होती है. हुज डॉटर ही प्रपोज टू मैरी, और जिसकी डॉटर को वो शादी के लिए प्रपोज करने वाला है. यानी ड्यूक जो है अपनी पत्नी का एक चित्र दिखा रहा है एक दूत को, और वो दूत किसका है? एक इज्जतदार इंसान का है, एक बड़े ही वैभवशाली और संपन्न इंसान का है. और उस संपन्न इंसान की बेटी के साथ वो एक और शादी करना चाहता है. तो वो जो दूत आया है उसको वो पिछली पत्नी का चित्र दिखा रहा है. द ड्यूक कमेंट्स अपॉन द लुक ऑन द डचेज फेस एंड देन गोज ऑन टू डिस्क्राइब हर नेचर. अब ड्यूक जो है चित्र दिखाते वक्त उसकी जो डचेज है, ड्यूक की घरवाली को डचेज बोलते हैं, तो उसकी डचेज के जो फेस का जो लुक है उसका विवरण करता है. और देन गोज ऑन टू डिस्क्राइब द नेचर, तब बाद में उसका नेचर को वो डिस्क्राइब करता है कि उसकी पहले पिछली पत्नी का नेचर कैसा था. ही इज ग्रोइंग डिस्कस्ड विद हर आउटलुक एंड द फाइनल एंड द फाइनल स्टेप्स, ये बाय आप छोड़ दीजिए, गलती से आया वो है. फाइनल स्टेप्स ही टुक टू रीड हिमसेल्फ ऑफ हर अनवेलकम प्रेजेंस. तो वो अपनी पत्नी का पूरा उसको बताता है, डिटेल में बताता है उसका नेचर कैसा था, वो दिखती कैसी थी, और किस तरह से उसमें डिस्गस्ट भर गई उसके लिए, उसके प्रति उसमें नफरत भर गई, उसके आउटलुक से, उसके दृष्टिकोण से, उसकी पत्नी का जो दृष्टिकोण था उसके प्रति उसको नफरत हो गई. और फाइनल स्टेप उसने क्या लिए उससे छुटकारा पाने के लिए? उसकी अनवेलकम प्रेजेंस से, यानी वो उससे इतना, उसका दिल भर गया, इतनी नफरत भर गई अपनी पत्नी के प्रति उसकी, कि उसने जो फाइनल स्टेप लिया वो भी उसको बताया कि उसने अपनी पत्नी से छुटकारा कैसे पाया. थ्रू द डिस्क्रिप्शन इमर्जेज ए विविड पिक्चर ऑफ ए गुड वुमन फुल ऑफ जेस्ट फॉर लाइफ. अब वो जो ड्यूक जो था, जिस तरह का डिस्क्रिप्शन देता है अपनी पत्नी का, उससे हमें पता लगता है कि उसकी पत्नी जो थी वो एक बहुत ही अच्छी औरत थी, जो फुल ऑफ जेस्ट थी अपनी लाइफ के प्रति, यानी लाइफ के प्रति उसमें बहुत ज़्यादा उत्साह था, उमंग थी, जेस्ट था. जेनरस एट हार्ट, और वो दिल की भी बड़ी जेनरस थी, यानी वो बहुत ही उदार हृदय की थी. हुज ट्रेजिडी इट वॉज टू बिकम द वाइफ ऑफ एन ईगोटिस्टिकल टायरेंट. और उसकी लाइफ की ये ट्रेजिडी थी, उस पत्नी की लाइफ की एक दुखांतिका थी, दुख की बात थी उसके लिए कि वो एक ऐसे आदमी की पत्नी बनी जो बहुत ही ईगोटिस्टिकल था, यानी अहंकारी था, टायरेंट था, अत्याचारी था, इनकैपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग वर्च्यूज़, और वो गुणों की प्रशंसा करने का उसमें अभाव था, वो गुणों की प्रशंसा नहीं कर पाता था. बियॉन्ड वट इज़ नैरो विजन कॉम्प्रीहेंडेड, और उसका जो दृष्टिकोण था बड़ा ही नैरो था उसके पति का. तो हम जब पोइम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि वास्तव में ऐसा क्या था उसकी पत्नी में, जो ड्यूक बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन
उसकी क्वालिटीज़ अच्छी थी उसकी पत्नी की, जो सभी को पसंद आए। द डचेस अपीयर टू हैव बीन ए फ्रैंक, ब्राइट, गुड नेचर्ड एंड लवेबल वुमन। अब उसकी जो पत्नी थी वो फ्रैंक थी, यानी सभी से अच्छी तरह से बात बूत कर लेती थी, ब्राइट थी, चमकीली थी, यानी सुंदर थी, गोरी थी, गुड नेचर्ड थी, अच्छे स्वभाव की थी, और लवेबल थी, बहुत ही प्यारी थी। वट द ड्यूक थॉट टू बी हर वल्गैरिटी वाज इन फैक्ट द एमिएबिलिटी। ड्यूक को जो चीज़ उसमें वल्गर लगती थी, यानी अश्लील लगती थी उसको जो चीज़, वो वास्तव में उसकी एमिएबिलिटी थी, यानी उसकी जो लोगों से मिलने जुलने की प्रवृत्ति थी उसकी, वो थी। एमिएबल आदमी वो होता है जो सभी से स्नेह रखता है, सभी का सम्मान करता है। तो उसका वो गुण था जो ड्यूक को उसकी वल्गैरिटी लगती थी। ड्यूक सोचता था कि वो चरित्रहीन है। वट ही लुक्स अपॉन एज सिल्ली इन हर वाज हर सिंप्लिसिटी। जो चीज़ ड्यूक को उसके अंदर सिल्ली लगती थी, यानी जो जिस चीज़ को वो मूर्खतापूर्ण समझता था, वास्तव में वो उस डचेस की सिंप्लिसिटी थी। क्योंकि डचेस जो थी अपने से छोटी रैंक वाले आदमियों से भी अच्छे से बात करती थी, मुस्कुरा के बात करती थी। ड्यूक को ये पसंद नहीं आता था, उसको लगता था कि वो मेरी पत्नी है तो ऐसे छोटे लोगों से क्यों बात करती है। एंड वट अपीयर्स टू हिम चाइल्डिश इन हर नेचर वाज हर चाइल्ड लाइक इनोसेंस। और जो चीज़ें ड्यूक को उसके अंदर बचकाने लगती थी, वो वास्तव में उसकी चाइल्ड लाइक इनोसेंस थी, मासूमियत थी उसकी पत्नी की। तो यहाँ पे ड्यूक को हम देखते हैं बड़ा ही अहंकारी किस्म का इंसान है। पोइम में पता लगेगा अपने को जब डिटेल पढ़ेंगे। शी वॉज नेचुरली काइंड एंड रिस्पॉन्सिव। वो जो उसकी पत्नी थी वो काइंड थी, रिस्पॉन्सिव थी, यानी सभी का ध्यान रखने वाली थी। शी हैड हर स्माइल्स एंड ब्लशेज रेडी फॉर एवरीवन। वो हर एक के साथ मुस्कुरा के बात करती थी, ब्लश करती थी, स्माइल भी करती थी। इट वॉज द ड्यूक्स ओन जेलस नेचर दैट मेड द डचेज गुड क्वालिटीज इन हर नेचर रिपेलिंग टू हिम इन द इनोसेंस। तो ड्यूक का जो जेलसी थी नेचर की, ड्यूक बड़ा ही नेचर में बहुत ही ईर्ष्यालु था। उसके ईर्ष्यालु नेचर ने ही डचेज की गुड क्वालिटीज़ को उसके लिए रिपेलिंग बना दिया था, यानी वो सहन नहीं कर पा रहा था उसकी गुड क्वालिटीज़ को, क्योंकि वो खुद जेलस नेचर का था। In the innocence of her spirit, she looked upon the world and its people as essentially good. तो वो उसके अंदर जो मासूमियत थी उसकी पत्नी के अंदर, वो उस मासूमियत के कारण पूरे दुनिया को, दुनिया के लोगों को अच्छा समझती थी। शी कुड फाइंड ब्यूटी इन एवरीथिंग एंड वट शी शो गैव हर जॉय। वो हर चीज़ में अच्छाई ढूंढ लेती थी, सुंदरता ढूंढ लेती थी, और जो कुछ भी वो देखती थी वो उसमें आनंदित हो जाती थी। द डचेज एज ब्राउनिंग कंसीव ऑफ हर। वो डचेज जो है, जिस तरह से ब्राउनिंग उसको हमारे सामने पेश करता है, जो समझता है, वो ए ट्रू चाइल्ड ऑफ रिनेंसा। वो रिनेंसा की चाइल्ड थी, पुनर्जागरण की एक प्रतिकृति थी वो। रिनेंसा में एक क्वालिटी थी कि जो इंसान था उसने ये सोचना शुरू कर दिया था कि जो जन्नत और नरक जो है वो इसी धरती पर ही है, और भगवान पे विश्वास करना कम कर दिया था, इसी दुनिया को जन्नत बनाने में लग गया था। और रिनेंसा के अंदर इंसान ने बहुत ज़्यादा प्रगति भी की थी, एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा चेंज आया था। तो ब्राउनिंग ने इसको एक तरह से रिनेंसा के चाइल्ड के रूप में रिप्रेजेंट किया है। शी वॉज फुल ऑफ वंडर एट द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड। दुनिया की सुंदरता को देख करके वो फुल ऑफ वंडर थी, हैरान होती थी, वो खुश होती थी। सी एस्टीम्ड द ब्यूटी ऑफ द स्काई, द ग्लोरी ऑफ नेचर एंड द चार्म ऑफ एनिमल्स एट हायर प्राइस देन हर हस्बैंड्स लॉन्ग डिसेंट। तो वो इन चीज़ों की ज़्यादा कद्र करती थी। किन चीज़ों की? ब्यूटी ऑफ द स्काई, आसमान की ब्यूटी, ग्लोरी ऑफ नेचर एंड द चार्म ऑफ एनिमल्स, पशुओं की सुंदरता, नेचर की सुंदरता। वो इन चीज़ों को अपने हस्बैंड का जो लॉन्ग डिसेंट है, हस्बैंड का जो एक लंबी परंपरा है वंश की, यानी उसका हस्बैंड जो था वो बोस्ट करता था, इस बात पे घमंड करता था कि मैं एक बड़े ही उच्च खानदान से हूँ। तो उसकी जो पत्नी थी वो हस्बैंड के उच्च खानदान से ज़्यादा इन चीज़ों को महत्व देती थी। शी फाउंड इन दैम मोर ऑफ एवरलास्टिंग ब्यूटी देन इन हर हस्बैंड्स जीनियोलॉजी और हिज ब्रॉन्जेज। तो वो इन चीज़ों में ज़्यादा आनंद प्राप्त करती थी। एवरलास्टिंग ब्यूटी जो थी इन चीज़ों की, उसमें ज़्यादा आनंद प्राप्त करती थी, बजाय कि उसके हस्बैंड की जो जीनियोलॉजी थी, उसका जो वंशवाद था, या उसके जो ब्रॉन्जेस थे, उसके जो मेडल्स थे, उसके पास जो धन संपत्ति थी, उससे ज़्यादा वो नेचर को प्यार करती थी। शी हैड ए चार्मिंग पर्सनैलिटी एंड हैड कम ऑफ ए हैप्पी होम। उसकी पर्सनैलिटी बड़ी चार्मिंग थी, अच्छे घर से आई थी। शी वॉज ब्राइट एंड ईगर ब्राइट। वो बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही उत्सुक थी। शी वॉज वन ऑफ दोज लवली वुमन हु वुड लाइक टू प्लीज ऑल एंड ऑफेंड नन। तो वो एक ऐसी औरत थी जो सभी को प्रसन्न रखने की कोशिश करती थी और किसी का भी अपमान नहीं करती थी। ए हार्ट
ये अब देखो पोइम का एक्सट्रैक्ट है। ए हार्ट हाउ शैल आई से टू सून मेड ग्लैड टू इजीली इम्प्रेस्ड शी लाइक्ड वट एवर शी लुकड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर ऑल एंड ईच वुड ड्रा फ्रॉम हर लाइक द अप्रूविंग स्पीच। तो ये ड्यूक की स्पीच है। ड्यूक बता रहा है अपनी पत्नी के बारे में कि कैसी थी, उसका जो दिल था, मैं क्या कहूँ उसके बारे में, कि वो इतनी जल्दी खुश हो जाती थी, इतनी जल्दी इम्प्रेस हो जाती थी, वो हर चीज़ वो पसंद कर लेती थी जिसको वो देखती थी, और वो हर तरफ देखती थी, और हर चीज़ को अप्रूव कर देती थी, यानी किसी को भी नापसंद नहीं करती थी। और ब्लश एट लीस्ट, और सभी को देख करके मुस्कुराती थी। तो उसको बड़ी ईर्ष्या होती थी ड्यूक को कि ये मेरी पत्नी है, सभी को देख के क्यों हंसती है, इसकी हंसी पर तो सिर्फ मेरा अधिकार है। वो इस तरह के नेचर का था। शी वॉज एन इनोसेंट चाइल्ड ऑफ नेचर हु लव्ड टू वॉच द सनसेट फ्रॉम हर टेरेस एंड इवन पास्ड ए थैंकफुल ग्लैंस टू द वाइल्ड वाइट म्यूल। तो वो एक ऐसी इनोसेंट लड़की थी जो नेचर को पसंद करती थी, हर तरह से सनसेट को देखना पसंद करती थी अपने टेरिस से, अपनी छत से। और कोई वाइट म्यूल, कोई सफ़ेद गधा या सफ़ेद खच्चर अगर उसको दिख जाती थी तो उसको देखकर भी बहुत खुश हो जाती थी वो। तो ये सारी बातें ड्यूक को पसंद नहीं आती थी। दो शी मेट ए क्रूअल एंड येट इट वॉज बेटर देन मीटिंग द आईसी स्टेयर ऑफ हेट्रेड ऑफ हर हस्बैंड। हालांकि उसका अंत बहुत ही क्रूअल हुआ, क्योंकि उसको मार दिया गया था ड्यूक के द्वारा। हालांकि ये क्लियरली नहीं बोला गया पोइम में, पर हमें सुझाया गया है, इनसिन्यूएट किया गया है पोइम के थ्रू कि शायद ड्यूक ने उसको मार दिया था। इट वॉज बेटर देन मीटिंग द आईसी स्टेयर ऑफ हेट्रेड ऑफ हर हस्बैंड। तो मौत हुई उसके लिए अच्छी थी, बजाय इसके कि वो हमेशा अपने पति की नफरत का सामना करे। द अट्रोसियस possessive proud and extremely jealous husband very much puzzled and bewildered her। तो उसका जो पति था उसको देखो कैसा बताया गया, अट्रोसियस बताया गया, अत्याचारी बताया गया, पजेसिव बताया गया है। पजेसिव वो आदमी होता है जो हमेशा अपने अधिकार का जताता रहता है। प्राउड था, वो घमंडी था। एक्सट्रीमली जेलस था, तो उससे उसकी जो लाइफ थी वो पजल्ड था और बिवाइल्डर भी था। तो उसने उसकी लाइफ को बड़ा नरक बना रखा था। शी फाउंड दैट ऑल हर एक्सप्रेशंस ऑफ डिलाइट इन लाइफ मेट विद कोल्ड एंड डिसअप्रूविंग ग्लैंस ऑफ स्कॉर्न फ्रॉम हर हस्बैंड। तो उसको लगा ऐसा, उसकी पत्नी को हमेशा यही लगता था कि उसकी जो जितनी भी खुशियां हैं, सारी एक्सप्रेशन जो डिलाइट की हैं, वो सारी की सारी उसके पति जो है वो अप्रूव नहीं करता उसको, उसका पति जो है उसको पसंद नहीं करता है। इट हैज़ बिन राइटली रिमार्क्ड, यह बात बिल्कुल सही कही गई है। कौन सी बात? फॉर हर एट ऑल इवेंट्स डेथ मस्ट हैव बीन ए रिलीज, कि उसके लिए तो जो डेथ थी वो वास्तव में एक रिलीज थी, यानी एक मुक्ति थी उसके लिए डेथ। शी वुड हैव बीन हैप्पियर विद ए ड्रंकन हस्बैंड, इससे अच्छा तो उसको कोई एक शराबी पति मिल जाता, उसके साथ वो ज़्यादा खुश रहती। विद ए ब्रूट हु किक्ड हर, या कोई ऐसा आदमी जो उसको किक करता, रादर देन विद दिस सुपरसिलियस कोल्ड हार्टेड पार्टीशन वी फील द डीप ट्रेजेडी दैट ओवरकेम सच ए नेचर व्हेन फेट टाइड हर टू। यानी इस ड्यूक की बजाय तो उसको ऐसा शराबी मिल जाता, कोई मारपीट करने वाला व्यक्ति मिल जाता, बजाय इसके इतना नफरत भरा दिल कोल्ड हार्टेड पर्सन था, इसके बजाय तो कोई और मिल जाता तो वो ज़्यादा खुश रहती। शी हैड टू सेक्रीफाइस हर लाइफ, उसको अपने लाइफ की कुर्बानी देनी पड़ी। ही कुड हैव चेंज्ड हर innocence, he could have changed her to suit his ideas. He confesses that the lady was amendable to such a discipline। अब वो जो औरत थी उसको सुधारा भी जा सकता था, अगर वो उसको ड्यूक समझाता तो हो सकता है कि वो समझ भी जाती। और ये बात वो ड्यूक खुद कहता है पॉइंट में कि वो अमेंडेबल थी, ऐसी बात नहीं थी कि उसको सुधारा जा सकता था। बट ही कंसिडर्ड दैट बिलो हिज डिग्निटी। अब ड्यूक की अहंकार की सीमा देखिए आप, वो कहता है कि मैं उसको समझा के ठीक करूं, ये तो मेरी शान के खिलाफ है। उसको खुद ही समझना चाहिए कि मैं उसको समझाऊं, ये कहूं कि मैं ड्यूक हूं और तुम्हें डचेस जैसा व्यवहार करना चाहिए, तो ये मेरी शान के खिलाफ है। यानी वो समझाना भी अपनी शान के खिलाफ समझता था। एंड इट शी लेट हर सेल्फ बी लेसनड सो नॉट प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स फॉर सूद एंड मेक एक्सक्यूजेज इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग एंड आई चूज नेवर टू स्टूप। तो ये जो लाइन्स हैं, ये पोइम की लाइन है। वो कहता है कि मैं उसको समझा सकता था, वो मान भी सकती थी, परंतु ये तो एक झुकने की तरह हो गया, और मैं झुकना कभी भी पसंद नहीं करता। नेवर टू स्टूप एंड आई चूज़ नेवर टू स्टूप। तो मैंने झुकना कभी भी स्वीकार नहीं किया, तो मैं क्यों झुकूँ, मैं उसको क्यों समझाऊँ, वो खुद ही समझे। द ड्यूक अल्टीमेटली रेड्यूस्ड हर टू ए मेयर पोर्ट्रेट इन हिज पिक्चर गैलरी। तो ड्यूक ने अंत में उसको एक पोर्ट्रेट के रूप में रेड्यूस कर दिया, यानी उसको बस एक सीमांकित कर दिया, वो तस्वीरों में ही रह गई है।
द पोर्ट्रेट टू वॉज ऑलवेज केप्ट कर्टेन, और उस पोर्ट्रेट को भी हमेशा कर्टेन रखा जाता था, यानी पर्दे में रखा जाता था। एंड नन बट द ड्यूक हैड द राइट टू ड्रॉ द कर्टेन, और कोई उस कर्टेन को हटा भी नहीं सकता था, सिर्फ ड्यूक का ये राइट था। ब्राउनिंग हैज़ रिप्रेजेंटेड द डचेस एज पैथेटिक स्टाइफल्ड फिगर, तो डचेस को ब्राउनिंग ने बड़े ही पैथेटिक और स्टाइफल्ड फिगर के रूप में प्रस्तुत किया है। पैथेटिक यानी करुणामयी, स्टाइफल्ड यानी जो जिसका दम घुटा हुआ हो वो। रेंडर्ड इनकैपेबल बाय सर्कमस्टेंसेस, और परिस्थितियों ने उसको बिल्कुल इनकैपेबल बना दिया है, असमर्थ बना दिया है। ऑफ गिविंग एक्सप्रेशन टू हर टैलेंट्स एंड फीलिंग्स, कि वो अपने एक्सप्रेशन कर सके अपने टैलेंट का और अपनी फीलिंग्स का। इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट दिस इज़ बेस्ड समवट ऑन द लाइफ दैट एलिजाबेथ बैरेट लेटर मिसेज ब्राउनिंग लिव्ड इन विम्पोल स्ट्रीट। कभी कभी ये ऐसा भी फील होता है कि शायद इस पोइम की जो ये डचेस है ये उसकी वास्तविक पत्नी है, एलिजाबेथ बैरेट। ब्राउनिंग ने भाग करके शादी की थी एलिजाबेथ बैरेट से, और एलिजाबेथ बैरेट जो थे अपनी पति की अपने पति की नहीं, अपने पिता की टायरनी में रहती थी। उसके पिता जो थे इस ड्यूक की तरह ही थे, उसके जो टैलेंट थे उसकी कदर नहीं करते थे। हर टैलेंट्स एंड पैशंस वर स्टाइफल्ड बाय द टायरनी ऑफ हर फादर। तो जिस तरह से यहाँ पे डचेस की जो टैलेंट थे वो ड्यूक ने सप्रेस कर दिए, तो इसी तरह से उसकी जो पत्नी थी एलिजाबेथ बैरेट वो अपने पिता के शिकंजे में थी। पिता उसके बिल्कुल उसको पसंद नहीं करते थे, उसके टैलेंट की कदर नहीं करते थे। तो थोड़ा सा रिजेम्बलेंस है इसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा लेसन माई लास्ट डचेस का। आपको इंट्रोडक्शन ये मैंने करवाया है सो दैट यू कैन एप्रीहेंड द पोइम इजीली। नाउ इन द नेक्स्ट लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी द पोइम, एनालाइज इट line by line, and it is a very interesting poem. I hope that you are going to enjoy the next lesson in which we are going to analyze the poem. Okay students, now learn this question, this summary. It will be very helpful in your exams, and in every question related with this poem this answer is will be very helpful for you. You can extract any answer, any questions answer from this text. Okay, so I will advise you to learn it properly. Okay, if there any problem arises you can contact me through YouTube or through WhatsApp. I'm going to send this file, a PDF also, in the WhatsApp group. Okay students, goodbye, good luck.